Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and today we are going to learn something more about the second law of thermodynamics. Uh, Today we are going to learn about the Carnot cycle. और इससे पिछले लेक्चर तक हमने देखा था हीट इंजन के बारे में हमने बात किया था, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में हमने बात किया था, हीट पंप के बारे में बात किया था, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात किया था, सीओपी के बारे में बात किया था। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों होती है और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है। कार्नोट साइकिल एक फिजिबल साइकिल और या फिर प्रैक्टिकल साइकिल क्यों नहीं होता, इन सब बातों का आज हमें इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिलेगी। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो। सो हेडिंग डालेंगे कार्नोट साइकिल, हेडिंग डालेंगे कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। हमारा हेडिंग रहेगा कार्नोट साइकिल की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्नोट साइकिल में प्रोसेस कौन से होते हैं और इसका ग्राफ कैसा होता है कार्नोट साइकिल का। ठीक है, ये एक बहुत सालों पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें जाना था कार्नोट साइकिल के डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्नोट साइकिल का ग्राफ कैसा होता है कार्नोट साइकिल का। तो कार्नोट साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पीवी डायग्राम के ऊपर हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है सो रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, ठीक है, 1 2 3 4 कार्नोट इंजन कुछ इस प्रकार से होते हैं। सो 1 to 2 प्रोसेस जो है 1 to 2 प्रोसेस जो है सो हमारा कैसा प्रोसेस है, 1 to 2 प्रोसेस जो है सो हमारा रिवर्सेबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 to 2 हमारा कैसा प्रोसेस है, रिवर्सेबल adiabatic. The process 1 to 2 involves reversible adiabatic compression. अच्छा, प्रोसेस 2 to 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एडिशन या फिर आइसोथर्मल एक्सपांसन है जिसमें हीट एडिशन हो रहा है। और प्रोसेस 2 to 3 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन। एंड प्रोसेस 3 to 4 इज रिवर्सेबल एडियाबैटिक। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा था तो प्रोसेस 3 to 4 कैसा होगा, एक्सपांसन। प्रोसेस 3 to 4 क्या है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपांसन, रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपांसन। ओके, और प्रोसेस 4 to 1 कैसा होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। यहाँ पे 2 to 3 कैसा था प्रोसेस हमारा, आइसोथर्मल एक्सपांसन। सो प्रोसेस 4 to 1 कैसा रहेगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, प्रोसेस 4 to 1 में हीट रिजेक्ट होगा, प्रोसेस 4 to 1 में हीट रिजेक्ट होगा और
प्रोसेस 2 to 3 में हम लोग हीट ऐड करते हैं, प्रोसेस 2 to 4 में हम लोग हीट एडिशन करते हैं, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल में हम लोग को ये याद रखना है कि दो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और बाकी का दो प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। जो प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस है और जो प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस है वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जो प्रोसेस 2 to 3 एंड 4 to 1 हमारा कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कुछ पॉइंट्स कार्नोट साइकिल के रिलेटेड, प्लीज नोट डाउन। इन कार्नोट साइकिल टू प्रोसेसेस आर, इन कार्नोट साइकिल टू processes are isothermal and two are adiabatic process, ओके। अब ये कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं होता है, कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न हम लोग जानेंगे, व्हाई दिस साइकिल इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो नोट डाउन करके लिखेंगे, पहले समझते हैं फिर नोट डाउन करेंगे। कार्नोट साइकिल एक्चुअली हमने क्या अभी नोट डाउन किया, दो प्रोसेस से बेसिकली बनता है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल कैसा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस होता है। अगर किसी को भी आइसोथर्मल एक्सपांसन या कंप्रेशन में जाना है तो वो बहुत धीरे जाएगा, वेरी स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। और वहीं पे एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। तो सडनली आइसोथर्मल से एडियाबैटिक में जाना या फिर एडियाबैटिक से आइसोथर्मल में जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है। आइसोथर्मल या नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, आइसोथर्मल इज आइसोथर्मल इज वेरी slow process. Isothermal is very slow process, whereas adiabatic is very fast process. Adiabatic is very fast process. So the combination of these two processes, so the combination of these two process इन अ साइकिल, जो कि पॉसिबल नहीं है सडन चेंज होना। मान लो 1 to 2 प्रोसेस कैसा है हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। अब 2 से 3 बहुत ही, यहाँ से 1 से 2 बहुत ही सडन फास्ट प्रोसेस हुआ, फिर सडन उसको स्लो होना, तो जो कि पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। कहाँ पे थे, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोसेस इन अ साइकिल इज नॉट पॉसिबल। In a cycle is not possible. In a cycle is not possible. Okay, 2 पॉइंट कार्नोट साइकिल के लिए हम लोग समझ लिए।
अब तीसरा पॉइंट, कार्नोट साइकिल का यूज़ कहाँ पे होता है। थर्ड पॉइंट, वेयर शुड वी यूज़ द कार्नोट साइकिल। सो कार्नोट साइकिल इज अ थियोरेटिकल साइकिल। यहाँ तक क्लियर। कार्नोट साइकिल एक्चुअली में तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक किस टाइप का साइकिल है, थियोरेटिकल साइकिल है। कार्नोट साइकिल इज अ थियोरेटिकल साइकिल विच इज़ यूज टू, हम लोग कार्नोट साइकिल किस लिए यूज़ करते हैं, दो साइकिलों के बीच में कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। तो इससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कितना दूसरे या फिर किसी भी और साइकिल को इसको एक रेफरेंस साइकिल मानते हैं और इससे हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल इज अ थ्योरेटिकल साइकिल विच इज यूज टू कंपेयर अदर एक्चुअल साइकिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कार्नोट साइकिल इज अ theoretical cycle which is used to compare other actual cycle, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कार्नोट थ्योरम की। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कार्नोट साइकिल की। और कार्नोट साइकिल में अच्छी तरह समझ में आ गया। और आप लोग इसमें बेसिकली मेन क्या पॉइंट लर्न करने वाला या फिर याद रखने वाला है ना, ये कार्नोट साइकिल का कर्व और कार्नोट साइकिल का प्रोसेसेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं कार्नोट साइकिल को परफॉर्म करने में, वो आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम लोग कार्नोट थ्योरम पे। नेक्स्ट इज कार्नोट थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नोट थ्योरम। Next topic is, please note down it, Carnot theorem. Carnot theorem. ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम में हम लोग कार्नोट का थ्योरम लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी से थोड़ा सा कोरिलेट अच्छे से कर सकते हैं। कार्नोट थ्योरम कहता क्या है पहले उसे समझते हैं, फिर नोट डाउन करेंगे। फॉर वेरियस साइकिल ऑपरेशन बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स नॉन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन रिवर्सिबल साइकिल एफिशिएंसी। ओके, कोई सा भी साइकिल ले लो, ठीक है, और कंपेयर करो। कंपेयर करने का कंडीशन क्या रखा गया यहाँ पे, सेम टेम्परेचर लिमिट होना चाहिए, उसके बाद कंपेयर करना है। फॉर वेरियस साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेशन होना चाहिए, और तब कंपेयर अगर करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी रिवर्सेबल साइकिल का हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है, रिवर्सेबल साइकिल का एफिशिएंसी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन। ये कौन सा थ्योरम बोलता है, कार्नोट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम सब है, इसको एक थ्योरम है ये, बस इसको समझना है। ठीक है,
अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और समझिए, रिवर्सेबल साइकिल का जो भी एफिशिएंसी है, ठीक है, वो टाइप ऑफ फ्लूइड कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस पर डिपेंडेंट नहीं करता। रिवर्सेबल साइकिल का अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम लोग किस टाइप का फ्लूइड ले रहे हैं इस पर डिपेंडेंट नहीं करता वो, तो किस पे डिपेंडेंट करता है? सो द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट। टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। ये कैसे करते हैं आगे हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब ये थ्योरम का एक पार्ट है तो इसे बस समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरम को नोट डाउन अप करेंगे। फॉर वेरियस साइकिल various cycle operating between same temperature limit known as efficiency greater than reversible cycle efficiency, ओके। अब अगर बात करें दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट नहीं करता है। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल इंजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल विच यू आर यूजिंग, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, या फिर टेम्परेचर लिमिट क्या है उस पर डिपेंड करता है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल, इस जितना भी अभी तक हमने पिछले न्यूमेरिकल वीडियो से अभी तक उसके आगे जो भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है उस सारे पे अच्छे से न्यूमेरिकल कवर करना है। और ये वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। अगर नहीं होगा इस वीडियो में तो हम लोग सेपरेट एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड, क्योंकि गेट एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए rather देन स्टडिंग थ्योरेटिकल, क्योंकि आप लोग न्यू हैं और एक बार थ्योरी अच्छे से जानना और बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए अभी तो अच्छे से बेसिक्स कंसेप्ट पढ़िए, बट साथ में न्यूमेरिकल्स भी लगाते जाना है, ठीक है। अगर कहीं पे किसी को भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर अपने मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखना है द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल और रिवर्सेबल इंजन is independent of type of working fluid used, so the efficiency of reversible cycle, only
depends on temperature limit. So the efficiency of reversible cycle only depends on temperature limit. The efficiency of reversible cycle only depends on temperature limit. Okay. तो अभी आगे बात करेंगे हम लोग क्लॉसियस थ्योरम की। क्लॉसियस थ्योरम की जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल बताता है, और जो कि जिस थ्योरम से हम लोग चेक कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि वो पॉसिबल है या फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे क्लॉसियस थ्योरम की, और या फिर इसे क्लॉसियस इनइक्वालिटीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्लॉसियस। क्लॉसियस थ्योरम की बात करेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्लॉसियस थ्योरम या फिर क्लॉसियस इनइक्वालिटी अगर हम लोग पढ़ने से पहले तो नोट डाउन करने से पहले समझेंगे क्लॉसियस थ्योरम और क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमें क्या बताता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, जो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 किसी भी प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ t dq/t जो ये एक थ्योरम है, तो इस थ्योरम को समझना है और आगे यूज में लाना है किसी भी प्रोसेस को चेक करने में वो फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस थ्योरम को नोट डाउन करें। द साइक्लिक अभी इस पे बेस्ड काफ़ी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी इसी वीडियो में लास्ट में। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t is always less than or equal to 0। ठीक है, the cyclic integral of dq/t is less than or the cyclic integral of dq/t is always less than or equal to 0। ठीक है, तो इंटीग्रल dq/t लेस देन इक्वल टू 0 ये क्लॉसियस थ्योरम के मुताबिक ऐसा होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल। इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल। इसे और हम लोग क्या कह सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक फॉर साइकिल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फॉर साइकिल। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज एराइज हो सकते हैं उस सारे पॉसिबिलिटीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ पे बात करें तो यहाँ पे लिख नोट डाउन करेंगे, द क्लॉसेस्ट इनइक्वालिटी गिव द क्राइटेरिया फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इफ, पहला क्या हो सकता है, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो सकता है, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी लेस देन 0। तीसरा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0। अब ये तीनों केस अगर है तो तीनों केस में किस टाइप्स के प्रोसेस पॉसिबल हो सकते हैं। जब साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी इक्वल टू 0 होता है तो उस टाइप में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल साइकिल। इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, जब साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी लेस देन 0 है तब हम लोग क्या इसे डिफाइन करेंगे, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, इरिवर्सिबल साइकिल। और जब साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0 तो वो प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 है और वो फिजिबल हो जाए उस टाइप का प्रोसेस, तो ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया मुझे मिल गया, रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है प्रोसेस। अगर तो कोई भी प्रोसेस अगर पॉसिबल होना है तो ये 2 क्राइटेरिया उसे फॉलो करना पड़ेगा, डी क्यू बाई टी या फिर 0 हो सकता है या फिर लेस देन 0। अगर कोई भी प्रोसेस का साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो इम्पॉसिबल प्रोसेस है या फिर इनफीजिबल प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे रिवर्सिबल हीट इंजन की, और उसमें एक रिवर्सिबल हीट इंजन की और कुछ न्यू टर्म्स डिराइव करेंगे। ठीक है, कुछ न्यू फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे। तो इसे रब करते हैं और बात करते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन की। रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। रिवर्सिबल हीट इंजन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और इस लेक्चर में थोड़ा सा और उसको इलेबोरेट करेंगे और थोड़ा सा न्यू टर्म्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये TH है, यहाँ से ये कुछ हीट लेता है, Q इनपुट, यहाँ पे इंजन लगा हुआ है, हीट इंजन, ठीक है, ये वर्क आउटपुट देता है और जो बचा हुआ रहता है वो Q आउट, Q रिजेक्टेड, इसे T लोअर Q। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है हीट इंजन का। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने क्या देखा था, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल Q इक्वल टू
डेल डब्ल्यू, ठीक है। और डेल क्यू को क्या लिखा था हमने, क्यू इन माइनस क्यू आर इक्वल टू डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू, ठीक है। और सेकेंड लॉ से हमने अभी क्या देखा है, सेकेंड लॉ से अगर ये रिवर्सेबल है तो क्या होगा, क्लॉसियस इनइक्वालिटी से, क्लॉसियस थ्योरम से साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी क्या होगा, क्यू इनपुट अपॉन टी एच माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन टी एल शुड बी इक्वल टू 0। तो क्यू इनपुट अपॉन टी एच शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, क्यू रिजेक्टेड अपॉन टी एल के, ठीक है, क्यू रिजेक्टेड अपॉन टी एल। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से एक हमें टर्म मिल रहा है क्यू इनपुट अपॉन क्यू आर इक्वल टू टी एच अपॉन टी एल। बहुत अच्छे से इस टर्म को या फिर इस इक्वेशन को ध्यान रखें। और ये कब वैलिड है, किसके लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल, रिवर्सेबल के लिए हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो दिस टर्म इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल, ओके। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने एफिशिएंसी क्या देखा था, एफिशिएंसी क्या देखा था, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू इनपुट, वर्क अपॉन क्यू इनपुट। तो इसे क्या हमने देखा था पिछले लेक्चर में, क्यू आर अपॉन क्यू इन, ठीक है। ये किसके लिए ये किसके लिए वैलिड था, ये दोनों के लिए वैलिड था, वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल, ओके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्यू आर अपॉन क्यू इन को यहाँ से टी से रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन एक एफिशिएंसी का हमारा, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू इन है, बट यहाँ पे क्यू इन अपॉन क्यू आर तो उल्टा मीन्स टी एल ऊपर की ओर जाएगा, टी एल अपॉन टी एच। ये हमारा एफिशिएंसी का एक न्यू फार्मूला आ गया, जो कि सिर्फ, क्योंकि ये अगर सिर्फ रिवर्सेबल के लिए वैलिड है, इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाला है, तो ये भी सिर्फ रिवर्सेबल के लिए वैलिड होगा, ओनली वैलिड फॉर रिवर्सेबल। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है, फार्मूला तो रट लेंगे बट उसे सही जगह अप्लाई करना भी आता, उसे सही जगह अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ फार्मूला रट लिया और कहीं जहाँ मन हुआ अपने मन के हिसाब से फार्मूले को लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला कहाँ एप्लीकेबल है वो इसी सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाहे जो भी आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, सॉम टॉम या फिर जो भी कवर कर रहे हो, उसमें जितना भी फार्मूला देखो उसमें ये गौर करके ज़रूर देखिएगा कि ये फार्मूला एप्लीकेबल किस किस के लिए कंडीशन में है, किस कंडीशन में इस फार्मूले को हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो, रिवीजन करते वक्त हमेशा उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो इफ़िशियंसी का एक हमारा न्यू फार्मूला आ गया, जो कि केवल वैलिड किसके लिए है, ओनली वैलिड फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं और कुछ न्यू फार्मूला उसमें भी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, रिप्लाई आ जाएगा आप लोग को। अगर नहीं आए तो वेट करें, ज़रूर रिप्लाई मैं करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिसे भी नीड हो उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की। तो इसका प्रोसेस पहले समझेंगे, और लास्ट वीडियो में भी मैं समझाया था इसका प्रोसेस, बट इस वीडियो में डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसका प्रोसेस रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर की बात करें, दिस इज T higher, this is T higher, Q input, Q higher, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एरो पे ध्यान दें और इसमें हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, पावर कंजम्पशन डिवाइस है। ठीक है, और ये हमारा ट्री लोअर है, ये हमारा ट्री लोअर। ओके, ये हमारा क्या है, क्यू लोअर। अब अगर हम लोग देखें फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, from the first law, from the first law, हमने क्या देखा था, del Q is equal to del W। from the first law, del Q इक्वल टू del W। del Q क्या होता है, QL माइनस Q इन, सॉरी QL माइनस यहाँ पे क्या होगा, QH इक्वल टू Q माइनस W। क्योंकि हम लोग दे रहे, ये सब मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर जाके देखें। माइनस W, तो यहाँ से वर्क क्या आया था हमारा, QL QH माइनस QL। ठीक है, और सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा, फ्रॉम द सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा, डेल्टा इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो QL बाई TL माइनस QH बाई TH टू 0, और QL बाई TL, सो QL बाई TH, QL बाई QH should be equal to TL by TH। QL by QH should be equal to TL by TH। Valid for reversible only. This one is valid for
रिवर्सेबल ओनली। ठीक है, अब हमने क्या देखा था वहाँ पे, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। हमने क्या देखा था, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये क्या हुआ था, QL अपॉन QH माइनस QL। ठीक है, अगर ये इस सारे इक्वेशन को ऊपर नीचे हम लोग QH से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, QL अपॉन QH अपॉन 1 माइनस QL अपॉन QH। और QL अपॉन QH को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, TL अपॉन TH। QL अपॉन QH को हम लोग किसके रिप्लेस कर सकते हैं, TL अपॉन TH। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हमारा आ जाएगा, TL अपॉन TH 1 माइनस TL अपॉन TH, दिस इक्वल टू TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, इसे बॉक्स में डालें और ध्यान से देखें और समझे डेरिवेशन। ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर रिवर्सेबल ओनली, वैलिड फॉर रिवर्सेबल ओनली, दिस वन इज वैलिड फॉर रिवर्सेबल ओनली। ठीक है, अब आगे अगर बात करें, आगे हम लोग बात करें इसी तरह हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग किसके लिए डिराइव कर सकते हैं, हीट पंप के लिए। ठीक है, COP ऑफ हीट पंप, इसी तरह हम लोग हीट पंप के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। इसी सिमिलरली हम लोग किसके लिए डिराइव कर सकते हैं, हीट पंप के लिए। ठीक है, तो अभी मैं फिर से डेरिवेशन करके दिखाने वाला नहीं हूँ, ये डेरिवेशन आप लोग खुद करेंगे और कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताएंगे, क्योंकि सेम टू सेम डेरिवेशन है। जैसे हमने रेफ्रिजरेटर के लिए अभी किया वैसा ही सेम टू सेम डेरिवेशन हम लोग हीट पंप के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू क्या था हमारा, हीटिंग इफेक्ट अपॉन W इन, ये क्या था, QH अपॉन QH माइनस QL। ये किसके लिए वैलिड था, ये हमने पीछे देखा था पीछे के लेक्चर्स में। ये किसके लिए वैलिड था, वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल, वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल। ठीक है, और आगे बात करें COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू TH अपॉन TH माइनस TL।
COP of heat pump, this is equal to TH upon TH minus TL. This is valid for reversible cycle only. This is valid for reversible cycle only. ठीक है, दिस इज ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सेबल साइकिल के लिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसके ऊपर अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है जो कि कपल इंजन की है, वो हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और एक चीज़ और, चलो ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कपल इंजन कवर करके और इस पे कुछ न्यूमेरिकल कवर करते हैं, और न्यूमेरिकल कवर करने के बाद इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो पहले नोट डाउन करेंगे कि अच्छा हमने क्या देखा था। एक रिलेशन और नोट डाउन करेंगे। हमने अभी क्या देखा था? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? TL अपॉन TH माइनस TL। ठीक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? TL अपॉन TH माइनस TL। ओके, और COP ऑफ हीट पंप क्या होता है? TH अपॉन TH माइनस TL। TH अपॉन TH माइनस TL। इस दोनों को ध्यान से देखो तो CO एक रिलेशन निकल के आता है। वो रिलेशन क्या है? COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अच्छा चलिए, जैसा कि ये क्वेश्चन तो सबको यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, इसमें ये तो समझ में आना ही चाहिए और आपको याद रखना ही चाहिए। ठीक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन वैलिड कब है? क्योंकि वैलिड हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन वैलिड कब है? जब भी वैलिड ओनली फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। ये इक्वेशन कब के लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर सेम टेम्परेचर, वैलिड ओनली फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस, वैलिड ओनली फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए वैलिड है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि इसके ऊपर है। उसके हम लोग उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि कपल इंजन के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम वर्क आउटपुट के लिए और सेम एफिशिएंसी आउटपुट के लिए। ठीक है, तो या फिर पहले हम लोग पहले एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी, फिर एक टॉपिक बचा हुआ है उसे कंप्लीट करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है नोट डाउन करेंगे। अ हीट
a heat engine working on Carnot working on Carnot cycle. A heat engine working on Carnot cycle receives heat at the rate of 40 kilowatt from a source at 1200 Kelvin and reject it to a sink at 300 Kelvin. The heat rejected is ऑप्शन ए. 4 ऑप्शन इसमें आप लोगों को मिलेंगे. 30 किलोवाट, ऑप्शन बी 20 किलोवाट, ऑप्शन सी 10 किलोवाट एंड ऑप्शन डी इज 5 किलोवाट. ओके, तो सबसे पहले जब भी सेकेंड लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी किसी इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर पंप का क्वेश्चन सॉल्व करें, तो सबसे पहले उसका डायग्राम बनाए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो भी मैंने बात किया था अभी पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में भी, तो उसके वर्किंग प्रिंसिपल का डायग्राम बनाए और क्या क्या इनपुट है उसमें लिखे और क्या हमें फाइंड करना है वो नोट डाउन करें. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं? हीट इंजन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हीट इंजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन का डायग्राम पहले बनाएंगे. ये हमारा हाईयर टेम्परेचर है TH, यहाँ से कुछ Q1 आएगा जो कि QH हम लोग बोलते हैं. ये हमारा इंजन है, हीट इंजन, और जो कि कुछ तो लोअर QL दे देगा एट TL और कुछ वर्क में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है पहले वो लिखेंगे. गिवन क्या क्या है? TH है हमारे पास. TH कितना दिया हुआ है? 1200 केल्विन. ठीक है, और TL भी दे रखा है. TL भी दे रखा है 300 केल्विन. TL भी दे रखा है 300 केल्विन हमारे पास. और कुछ दिया है? हाँ, एक टर्म और दिया है. वर्किंग ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिसीव हीट एट अ रेट ऑफ 40 किलोवाट. ठीक है, हीट, और हमें हीट भी दे रखा है QH. ठीक है, QH हमें दे रखा है, QH दे रखा है हमारे पास, जो कि 40 किलोवाट है. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? QL फाइंड करना है. तो हम रिलेशन बहुत अच्छे से जानते हैं. एफिशिएंसी का रिलेशन. एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने इसी लेक्चर में बात किया है. एफिशिएंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं हीट इंजन के लिए? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू TH माइनस TL अपॉन TH. और एक और फॉर्म क्या है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का? QH माइनस QL अपॉन QH. ये इक्वेशन, इसमें हमें सारे वैल्यूज़ मालूम है. इसमें हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे सारे वैल्यूज़ हमें मालूम है, TH, TL, QH, और हमें सिर्फ QL की वैल्यू नहीं मालूम है, जो कि हम यहाँ से ईज़िली ऑब्टेन कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू? 1200 माइनस 300 अपॉन 1200
शुड बी इक्वल टू 40 माइनस QL अपॉन 40। तो यहाँ से QL हमारा क्या आ जाएगा, QL शुड बी इक्वल टू 10 किलोवाट। QL क्या आ जाएगा, 10 किलोवाट। सी में सी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, मार्क्स लें और आगे बढ़े, खुशी खुशी आगे बढ़ जाए। दिस इज़ द गेट। गेट क्रैक करना बहुत इजी है यार, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में, ठीक है। अच्छा, एक और न्यूमेरिकल की बात कर लूँ, एक और न्यूमेरिकल की अगर बात कर लें तो चलिए लिखते हैं। सिर्फ एक छोटा सा न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद टॉपिक अपना कवर करेंगे और सिलेबस इस चैप्टर को, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। और इसके ऊपर सारा एक एक टॉपिक जिस टाइप्स का भी क्वेश्चन आता है, सारे टाइप्स का क्वेश्चन मैं लेके जल्द ही आने वाला हूँ एक वीडियो में। और जो हमारा पिछला टॉपिक भी है ओपन सिस्टम, ओपन फ्लो के ऊपर, उस पर भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जो भी बचे हुए टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं हुए हैं, सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। सो डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। जैसे जैसे ले जा रहा हूँ, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप करते जाओ, सिर्फ बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप गेट में, डोंट वरी। अभी लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन करेंगे। The Carnot refrigerator question. The Carnot refrigerator is working. A Carnot refrigerator is working between Carnot refrigerator is working between reservoir of minus 30 degree C and 44 degree C, ठीक है। तो what is the coefficient of performance? What is the coefficient of performance? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर होगा इसका। हमें सबसे पहले लेक्चर में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैंने बताया क्या था, यूनिट पे ध्यान देना थर्मोडायनेमिक्स में, वरना गलत करके आ जाओगे, सीधे के सीधे नंबर निकल जाएंगे। आता क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के कारण जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, TL इक्वल टू -30 + 273। TH क्या दे रखा है हमारा, 44 + 273, ये क्या आ जाएगा हमारा 243 केल्विन। ये क्या आ जाएगा हमारा 317 केल्विन, ओके। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या था, TL अपॉन TH माइनस TL, ओके। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चन लगाते चलो और आंसर पाते चलो। 243 317 माइनस 243 3.28, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, अगर समझने में प्रॉब्लम है तो बताएं ज़रूर, सबका समाधान होगा।
कितना भी प्रॉब्लम आएगा घबराने की बात नहीं है। आगे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पंप पे ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा पंप का कंसेप्ट समझ में आए। तो नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। अ हीट पंप operating a heat pump operating on Carnot cycle, a heat pump operating on Carnot cycle pumps heat from a reservoir at 300 Kelvin to a reservoir at 600 Kelvin। The coefficient of performance हमें निकालना है इसका भी। The coefficient of performance, इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हीट पंप का डायग्राम ड्रॉ करेंगे छोटा सा। ठीक है, ये हमारा TH है, ये TL है। ठीक है, ये हमारा W है, ये QH और ये QL। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा? हमने क्या पढ़ा था COP ऑफ हीट पंप का? COP ऑफ हीट पंप should be equal to TH upon TH minus TL। ये क्या होता है? TH हमारे पास क्या दिया हुआ है? 600। ये क्या हो जाएगा? 600 माइनस 300। आंसर क्या आ जाएगा? 2। एक लाइन का आंसर था। यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है कपल्ड इंजन की बात करेंगे हम लोग। कपल्ड इंजन, कपल्ड इंजन किसे कहते हैं? सॉरी, कपल्ड इंजन चलिए बात करते हैं कपल्ड इंजन की। कपल्ड इंजन किसे कहते हैं? जब दो इंजन को आपस में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? एफिशिएंसी भैया बढ़ेगा इसलिए जोड़ा जाता है। तो दो इंजन को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो उस टाइप्स के इंजन को हम लोग कहते हैं कपल्ड इंजन। कपल्ड इंजन की सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे। कपल्ड इंजन की सबसे पहले क्या हम लोग नोट डाउन करेंगे? डायग्राम। ये हमारा क्या टेम्परेचर है? T1। और ये क्या है? Q1। ये हमारा कौन सा इंजन है? E1। और ये हमारा क्या है? ये कहाँ है? एक तो ये वर्क डन आउटपुट करेगा, ये हमारा Q, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर। अब इसका जो आउटपुट निकला वो हमारा Q, इसको जो इनपुट मिला है वो
आगे भेज दिया दूसरे हमारा इंजन को Q, और वो इनपुट हो जाएगा दूसरे इंजन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए इनपुट हो गया, दूसरे इंजन के लिए। ये कुछ आउटपुट निकाला Q2, ये कुछ आउटपुट निकाला Q2, ठीक है। और ये टेम्परेचर T2। ये कपल इंजन की बात हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो इंजन एक साथ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो इंजन एक साथ लगा हुआ है, ठीक है। दोनों का वर्क डन W1 एंड W2। W1 क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q, W2 क्या हो जाएगा, Q माइनस Q2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा था सेकेंड लॉ से क्या देखा था हमने, फ्रॉम सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा था, Q1 बाई Q, फ्रॉम सेकेंड लॉ Q1 बाई T1 इक्वल टू Q बाई T फ्रॉम सेकेंड लॉ, ओके। या फिर Q1 बाई Q इक्वल टू T1 बाई T, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या देखते थे, 1 माइनस T बाई T1, सिंपल, समझ में आ गया। अब इनके लिए बात कर लिए, इंजन 2 की बात करें तो सेकेंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई T इक्वल टू Q2 बाई T2। और एफिशिएंसी की बात करें तो N2 इक्वल टू ये N1, ये N2 इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब पुरानी बातें हैं, ठीक है। अब दो केस यहाँ पे बनता है, जब हमारा सेम वर्क आउटपुट हो, ठीक है, जब हमारा W1 और W2 सेम निकले, वर्क आउटपुट सेम हो। और दूसरा केस क्या बनता है, जब हमारा एफिशिएंसी सेम हो। उस कंडीशन में जब हमारा वर्क आउटपुट सेम हो या फिर जब हमारा एफिशिएंसी सेम हो, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर T क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो केस वन की बात करें हम, केस 1 की अगर बात करें, केस 1 क्या है, सेम वर्क आउटपुट की हम लोग बात करते हैं केस 1 में, सेम वर्क आउटपुट की, ठीक है। और केस 2 में क्या, किसकी बात करते हैं हम लोग, सेम एफिशिएंसी की बात करते हैं। केस 2 में किसकी बात करेंगे, सेम एफिशिएंसी की। दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 1, ठीक है। अब अगर सेम वर्क डन है तो क्या हो गया, Q1 माइनस Q शुड ऑलवेज बी इक्वल टू Q माइनस Q2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस अपॉन Q माइनस 1 इक्वल टू Q अपॉन Q2 माइनस 1। और इसको रिप्लेस करेंगे किससे, Q1 माइनस Q को T1 बाई T से। तो T1 बाई T माइनस 1 इक्वल टू, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस T2 बाई T से, ठीक है। तो यहाँ से T हमारा क्या आ जाएगा, T इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 बाई 2। तो ये याद रखना है सभी को। ये कब आएगा, T इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, जब हमारा सेम वर्क की हम लोग बात करेंगे, सेम वर्क आउटपुट होगा। अब सेम एफिशिएंसी आउटपुट में N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू N2 मीन्स 1 माइनस T अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ से T क्या निकला, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ये दो को ध्यान में रखना है। जब हमारा सेम वर्क आउटपुट होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर जब हमारा सेम एफिशिएंसी होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी इंक्रीज कितना होता है। अगर हम लोग कपल इंजन की बात करें तो एफिशिएंसी इंक्रीज क्या होता है, ठीक है। T2 बाई T1
T2/T1 T2/T1 इक्वल टू क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो, T2/T इंटू T/T1। और T2/T1 को कैसे क्या हम लोग लिख सकते हैं, T2/T1 को इफिशियंसी से 1 माइनस इफिशियंसी, ये हमारा नेट इफिशियंसी, फाइनल इफिशियंसी जो T1 और T2/T1 1 माइनस इफिशियंसी इक्वल टू T2/T को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस N2 इफिशियंसी ऑफ 2 इंटू 1 माइनस इफिशियंसी ऑफ 1। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 माइनस इफिशियंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस N1 माइनस N2 प्लस N1 N2, N1 नहीं, इफिशियंसी 1 इफिशियंसी 2। ठीक है, तो इफिशियंसी हमारा क्या आ जाएगा, नेट इफिशियंसी क्या आ गया हमारा, इफिशियंसी ऑफ 1 प्लस इफिशियंसी ऑफ 2 माइनस टाइम्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ 1 इंटू इफिशियंसी ऑफ 2। अब ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल की तौर एग्जाम्पल ले लो, आप एग्जाम्पल ले लो। लेट सपोज इफिशियंसी 1 क्या है हमारे पास, 0.3 है, और इफिशियंसी 2 क्या है हमारे पास, 0.4 है। तो इसमें डाल के देखो, नया हमारा इफिशियंसी ऑफ जो कपल इंजन, जो कि ये किसका इफिशियंसी है, कपल इंजन की इफिशियंसी है। तो जो हमारा इफिशियंसी ऑफ कपल इंजन आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमारा 0.58, जो कि दोनों से ज़्यादा है, इफिशियंसी 1 और इफिशियंसी 2 अलग अलग इंजन के दोनों इंजन से ज़्यादा है। ये हमारा नया इफिशियंसी जो कि एक कपल इंजन के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या फिर इस वीडियो में कोई भी डाउट आए तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इस वीडियो का नीड है उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है। सो थैंक यू। आगे हम लोग कवर करेंगे, एक वीडियो लाने वालों में सारे न्यूमेरिकल्स पे, जितना भी अपना न्यूमेरिकल्स बचा हुआ पार्ट्स के न्यूमेरिकल, और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में एंट्रोपी चालू हो जाएगा और एंट्रोपी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ले जा रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान देते रहो, और बाकी तो सब बढ़िया रहेगा ही। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कृपया शेयर करें कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे से कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए बाय।